वेलकम ऑल लर्नर्स। प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जावा के इस वीडियो में हम देखने वाले ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। सो बिफोर गोइंग फर्दर विद दिस वीडियो हम देखते हैं अभी तक हमने जावा के सीरीज़ में क्या क्या कवर किया है। तो अभी तक हमने देखा है इंस्टॉलिंग एंड विजुअल स्टूडियो का सेटअप फॉर जावा लैंग्वेज। बाद में हमने देखा था नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट के मदद से हम हमारे जावा कोड को कैसे रन करते हैं। वो बाद में हमने जावा के कंसेप्ट क्लियर किए थे लाइक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा एंड लिटरल्स इन जावा। सो हम अब इस वीडियो में हम देखने वाले ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस इन जावा। सो जिन्होंने भी पहले वाले वीडियोस को रेफ़र नहीं किया है वो प्लीज़ रेफ़र करें, जिससे आपको आगे के वीडियोस जो है समझने में आसानी होगी। सो स्टार्ट विथ आर दिस वीडियो। सो जावा में 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, यूनरी, असाइनमेंट। अब ये जो 5 टाइप के ऑपरेटर्स है वो कैसे वर्क करते हैं, इनमें क्या क्या कंटेंट होता है, या फिर ये इनका आउटपुट हमें कैसे मिलता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जाएंगे हमारे VS कोड पे। VS कोड पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हम आज के वीडियो के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ operators.java। operators.java फाइल बनने के बाद सबसे पहले हमारा क्लास तैयार हो जाएगा जो फाइल नेम कंटेंट करेगा हमारी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्लास तो तैयार हो गया। बाद में हमें हमारा इंपॉर्टेंट काम करना है जिसकी वजह से हमारी ये जो जावा की फाइल है वो रन होगी विच इज़ मेन क्लास। तो ये जो हमारा मेन क्लास है वो भी क्रिएट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेटर्स के साथ। तो जावा में सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स है वो देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंटेंट करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। अभी ये जो 5 टाइप के ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं? एक ईजी होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने अभी तक यूज़ किए हुए हैं, बस वो कोड में कैसे हमें यूज़ करना है वो देखते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल्स। तो अभी डिक्लेयर वेरिएबल्स में हम यहाँ पे लेंगे इंट डेटा टाइप के वेरिएबल। सबसे पहले मैं लेती हूँ a और उसको मैं असाइन करती हूँ वैल्यू 10। अभी a को 10 वैल्यू असाइन करने के बाद मैं एक b वेरिएबल लूँगी, नेक्स्ट वेरिएबल विच इज़ 2। तो यहाँ देखिए मैंने एक लाइन पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए विद असाइनमेंट। तो आप एक लाइन में जावा एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम एक लाइन पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं विद देयर असाइनमेंट्स ऑल्सो। फिर यहाँ पे ये डिक्लेरेशन होने के बाद हमें क्या करना है? हमें थर्ड वेरिएबल लेना है हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें हर एक ऑपरेशन की जो रिजल्ट होगा वो स्टोर करना है एक अलग अलग वेरिएबल में, यूनिक वेरिएबल में। तो हमें अगर सम स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे सपोज लेते हैं सम वेरिएबल, और सम वेरिएबल में हम क्या करेंगे? हमारी सम स्टोर करेंगे a+b की। तो हम क्या करेंगे? राइट साइड पे हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि a+b हो गया विथ वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। प्लस क्या हुआ? ऑपरेटर हुआ। a+b, a और b क्या है? वेरिएबल्स है। और हमारी ये जो सम है a+b की वो कहाँ पे स्टोर होगी? सम वेरिएबल में स्टोर होगी। तो सम वेरिएबल तो हो गया। अभी सम के बाद हमें क्या करना है? हमें सब्सट्रैक्शन के लिए स्टोर करना है। सब्सट्रैक्शन के लिए मैं एक अलग वेरिएबल लूँगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने एक वेरिएबल थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसमें ही आप सम स्टोर कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर रहे हो, डिवीजन। तो आपको जो भी परफॉर्म ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म करने हैं उसके लिए आपको एक न्यू वेरिएबल की ज़रूरत होगी हर बार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको हर बार एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको जो भी रिजल्ट स्टोर करना है एक हर ऑपरेटर का जो भी हो। तो फिर यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन स्टोर करनी है। तो यहाँ पे मैं सब वेरिएबल लेती हूँ। यहाँ पे सब वेरिएबल में हम सब्सट्रैक्शन स्टोर करेंगे। वैसे ही हम लेंगे यहाँ पे मल्टीपल का वेरिएबल। मल्टीपल में हम हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। डिवीजन में डिवीजन। अभी डिवीजन में ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिए है इंट डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो हमारा डिवीजन होगा वो तो होल नंबर्स में आएगा, पर अगर मैं यहाँ पे b को लेती हूँ 3 तो क्या होगा? जब यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 2 ली थी तो 10 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू आती 5 विच इज़ होल नंबर। तो ये हमें होल नंबर्स में दे देता
क्योंकि दोनों भी वेरिएबल इन डेटा टाइप के हैं। हम जो सम स्टोर उसका जो डिवीजन है, रिजल्ट जो है वो हम इंट डेटा टाइप में ही स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी ट्रबल शूटिंग नहीं होती। पर अगर यहाँ पे मैं अभी 3 ले रही हूँ और 3 डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमें क्या आंसर आना चाहिए, 3.33 विच इज़ डेसिमल इन फ्रैक्शंस, राइट। पर हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने, इसलिए हमें जो आंसर है वो होल नंबर्स में मिलेगा विच इज़ 3, वो हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में नहीं देगा। तो अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में आंसर चाहिए तो आपको जो डेटा टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा, और बाद में जो हम आपका रिजल्ट है, रिजल्ट वेरिएबल का डेटा टाइप है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको जो आउटपुट है वो डेसिमल फ्रैक्शंस में मिलेगा। तो डिवीजन में ये ध्यान देने जैसी बात है, क्योंकि डिविजन्स में ज़्यादा करके ऐसा कई बार पॉसिबल होता है कि फ्रैक्शंस में आंसर आता है, राइट। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा फिफ्थ वेरिएबल है, फिफ्थ वेरिएबल इज़ न्यू वेरिएबल। हमने अभी तक ये जो ऊपर के 4 वेरिएबल है वो तो कई बार यूज़ किए, पर मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया होता है। तो यह देखिए मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें क्या आउटपुट देता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें देता है रिमाइंडर। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगी हमारे डिवीजन करने के बाद, वो रिमाइंडर जो भी होती है वो आंसर में आती है। अभी 10 डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगी, 1 आएगी। तो रिमाइंडर जो आती है वो हमें मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करके मिलता है आंसर। तो ये याद रखिए कि मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें क्या देता है। तो आपको कई बार प्रोग्राम्स करते वक्त मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो हम ये जो अभी हमने ये डिक्लेरेशन किया है, या फिर हमने ये जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं और स्टोर किए हैं, अभी हम ये प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है, ये देखिए। अभी मुझे इन सब वेरिएबल्स के लिए अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखने हैं, या फिर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकती हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे करना है, हमें क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो हमारा 16.out है वो मैंने एक बार लिखा, फिर अभी यहाँ पे मैं सम लिखूँगी, मैं फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट लूँगी, उसमें मैं क्या करूँगी, सब्सट्रैक्शन लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जितने मैंने स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स लिए उतने मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, विच इज़ हेक्टिक, राइट। तो अभी हम ये जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखे थे लिटरल्स। तो लिटरल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, लिटरल्स में हमें ये जो लिटरल है ये हमें प्रोवाइड करता है टैब स्पेस। तो हमारे आंसर में ये क्या करेगा, न्यू लाइन पे प्रिंट करने से अच्छा, मतलब अभी प्रिंट एलन क्या करता है, हर प्रिंट स्टेटमेंट एक न्यू लाइन पे प्रिंट करता है। तो ये जो टैब है वो हमें फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करेगा, ये जितने भी ऑपरेटर्स है, जितने भी ये वेरिएबल से रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ किए हुए वो हम एक लाइन पे प्रिंट कर सकते हैं विथ यूजिंग /t लिटरल। अभी /t लिटरल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं प्लस दे रही हूँ बीच में। तो ये प्लस क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, कौन से भी 2 आउटपुट्स को एक एक करके शो कर सकता है हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ये जो यूनरी प्लस है, ये यूनरी प्लस हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जब भी यूज़ होगा वो क्यों यूज़ होगा, टू रिजल्ट्स कंबाइन करने के लिए, या फिर 2 जो स्ट्रिंग है हमें प्रिंट करने हैं तो उसके लिए, ये कंबाइन करने के लिए हमें यूनरी प्लस का यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा यूनरी प्लस ऑपरेटर। तो अभी इसके बाद हमने सम तो प्रिंट कर लिया, अभी सम के बाद हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फिर से मैं /t लूँगी, /t के बाद हमें क्या करना है, प्लस लेना है, यूनरी प्लस के बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे ये जो इन बिटवीन सब एंड सम, यहाँ पे मैंने क्या किया, /t डबल कोट्स में लिखा है। क्यों लिखा है, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में स्लैश नहीं लिखूँगी और यहाँ पे सिर्फ एक प्लस दूंगी दोनों के बीच में, तो इसका मतलब होगा ये क्या करेगा, सम और सब्सट्रैक्शन की जो वैल्यूज़ आएगी विच इज़ a+b, यहाँ पे 13 ऑप्टेन होगा, a-b हमें यहाँ पे 7 ऑप्टेन होगा। तो ये जो सम आएगी 20 वो प्रिंट होगी अगर हमने उसके बीच में ये /t नहीं दिया। /t क्या कर रहा है, ये दोनों आउटपुट को अलग अलग प्रिंट करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। पर यहाँ पे अगर मैंने /t नहीं दिया तो इसका मतलब क्या लेगा, वो ये जो प्लस है वो यूनरी ऑपरेटर के जैसे प्रिंट नहीं, मतलब यूनरी ऑपरेटर के जैसे वर्क नहीं करेगा। ये यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, एज अ प्लस, मतलब सम एडिशन के जैसे वर्क करेगा। और ये क्या करेगा, ये 2 जो वैल्यू है उसके इन बिटवीन
वो उसको ऐड करता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको अलग अलग जब भी प्रिंट करना है तो आपको बीच में एक तो स्लैश एन देना है, कुछ स्टेटमेंट लिखना है, या फिर उसको एक फॉर्मेट करना है, तो तब आप डबल कोट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऐड किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या करना है, हमारा डिवीज़न जो है वो प्रिंट करना है, और डिवीज़न के बाद हमारा मॉड्यूलर लास्ट। यहाँ पे आपको लिटरल्स में कुछ इश्यू होगा तो आप हमारा लास्ट वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें हर लिटरल्स के बारे में अच्छे से बताया गया है, जिससे आपको यहाँ पे /t लिटरल /n लिटरल्स क्या होता है वो समझेगा। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो रेफ़र किया है उनको तो ये समझ रहा होगा कि ये लिटरल्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया, और रन पे क्लिक करने के बाद हमारे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है वो एक लाइन पे हमें प्रिंट होके मिल जाएगा उसका आंसर। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने /t लिया, इसलिए यहाँ पे हमें एक टैप स्पेस छोड़ के यहाँ पे उसने आंसर प्रिंट करके दे दिया। देखिए a+b का आंसर क्या है 13, a-b का 7, 10 × 3 30, 10 / 3। यहाँ पे मैंने जैसे बोला पहले कि इन डेटा टाइप की वजह से ये हमें होल नंबर्स में आंसर दे रहा है, ये हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप लिया है वो इंट लिया है जो होल नंबर देता है आउटपुट में। और हमारा मॉड्यूलो का जो आंसर आया वो 1 आया। क्यों? क्योंकि ए मॉड्यूलो बी का जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, इसलिए इसने हमें 1 दिया। अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारी 3 है वो मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी इनपुट नंबर्स, विच इज़ हमने वेरिएबल का जो ये किया था, डिक्लेरेशन किया था, वो चेंज कर दिया। तो यह देखिए, अभी हमारे मॉड्यूलो का आंसर 2 आ गया। क्यों? क्योंकि 10 मॉड्यूलो 2 किया तो उसका रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है, इसलिए इसने आउटपुट में 0 दिया। 10 / 2 कितना आता है? 5 आता है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का वर्किंग यहाँ पे हमने देख लिया है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के तरफ। होप यहाँ तक आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ दिक्कत ना हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से है वो सबसे पहले देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है इज इक्वल टू के बाद हम क्या करेंगे, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मतलब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस इज इक्वल टू, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता है। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं वो देखते हैं। इज इक्वल टू क्यों होता है? क्योंकि हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, वो कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस इज इक्वल टू भी आता है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू भी होता है, या फिर डिवीजन इज इक्वल टू। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए हम यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको मैं बोलती हूँ सी वेरिएबल। अभी सी वेरिएबल जो है, सी वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी 4, और हम और एक वेरिएबल लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में जिसको हमें असाइन करनी है वैल्यू, इसलिए मैं यहाँ पे वैर लेती हूँ। अभी वैर जो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे हमारी सी की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया जो कि हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेटर विच इज़ इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वैर वेरिएबल को सी की जो वैल्यू है वो असाइन कर दी। अभी हमने यहाँ पे वैर को पहले कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी, पर मैंने यहाँ पे बाद में क्या किया, हमारे जो वैर वेरिएबल है उसको सी की वैल्यू असाइन कर दी। तो अभी वैर वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई, 4 हो गई, मतलब वैर इज इक्वल टू सी की वजह से। अभी वैर इज इक्वल टू सी यहाँ पे हो गया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें हमारा जो सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कैसे यूज़ करते हैं वो देखना है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगी, हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में वैर की वैल्यू तो 4 हो गई। अभी मैं यहाँ क्या करती हूँ, वैर जो वेरिएबल है उसको मैं प्लस इज इक्वल टू के मदद से चेंज करती हूँ। तो ये इसका वर्किंग कैसे होगा पता है क्या, इसका वर्किंग होगा वैर इज इक्वल टू वैर प्लस सी। अभी वैर इज इक्वल टू वैर प्लस सी का मतलब क्या हुआ, वैर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमने सी की वैल्यू क्या डिक्लेयर की है 4।
तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या देगा हमें, वो देगा 8 वैल्यू। समझ में आया? तो यहाँ देखिए ये जो वैर वेरिएबल है वो कैसे वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। यहाँ पे ये जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डिक्लेयर किया प्लस इज इक्वल टू, ये प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या है, वैर इज इक्वल टू वैर प्लस सी। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं अपन। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लस इज इक्वल टू सी। प्लस इज इक्वल टू की मदद से, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम इसको एक कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी अभी, इसकी वैल्यू आएगी 8। वैसे ही हम सपोज यहाँ पे लिखते हैं इंटू इज इक्वल टू। अब इंटू इज इक्वल टू सी किया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर स्टेप में वैर की जो वैल्यू वो चेंज होते जा रही है। तो हर स्टेटमेंट में वैर की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो नेक्स्ट वैर में कंसिडर की जाएगी। अभी यहाँ पे जो वैर की वैल्यू उसने ली वो क्या ली, 8 ली। अभी हमारा जो रूल था उसमें ये क्या था, वैर इज इक्वल टू वैर इंटू सी। अभी वैर इंटू सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे, अभी लास्ट स्टेटमेंट में वैर की वैल्यू क्या चेंज हो गई, 8। अभी 8 के बाद यहाँ पे सी 8 इंटू 4, मतलब सी की जो वैल्यू है वो 4 है। तो 8 इंटू 4 कितना आएगा, 32। तो हमें जो आउटपुट में वैर की वैल्यू मिलेगी अब वो कितनी आएगी, 32 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेटमेंट के साथ, हर डिक्लेरेशन के साथ, हर असाइनमेंट के साथ जो वैर की वैल्यू वो चेंज होती जा रही है। तो चेंज होती जा रही है, वैसे ही जो लास्ट स्टेटमेंट में वैर की वैल्यू रहेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे वैर की वैल्यू सच में वो आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम ये वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे वैर की जो वैल्यू है वो क्या आई, 32 आई। क्यों आई, हर वैर स्टेटमेंट, हर असाइनमेंट के साथ ये जो वैर की वैल्यू वो चेंज होती गई है, इसलिए वैर की जो लास्ट में एंड में वैल्यू आई वो क्या आई, 32 आई। अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारा इंटू इज इक्वल टू वाला स्टेटमेंट है वो अगर कमेंट आउट कर दूँ सपोज, तो हमारे वैर की वैल्यू क्या आएगी, इस स्टेटमेंट तक हमारी वैर की वैल्यू क्या थी, 8 थी। तो हमें यहाँ पे वैर की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। होप सो यहाँ तक आपको असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं वो समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो वर्किंग है वो ऐसे होता है। ये जो कोड की फाइल है वो इन एंड हम एक तो ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, नहीं तो गिटहब पे ये कोड अपलोड हो जाएगा, जिससे आपको ये कोड आपको मिल सकता है। तो हमने अभी तक कौन से ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे। अभी हमारा जो थर्ड टाइप है ऑपरेटर्स का वो कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स है हमारे इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, या फिर उसके बाद क्या हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर्स है वो कौन से ऑपरेटर्स हो गए, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं हम। तो हमें जो भी ऑपरेशंस का वर्किंग देखना है उसके स्टेप्स में क्या क्या आता है, क्या करते हैं हम, डिक्लेरेशन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो लेती हूँ, विच इज़ हमारा सी तक हो गया। अब हम डी को मैं दूँगी 5 नंबर, और ई लेती हूँ, सपोज ई को लेती हूँ 3। हम सिंपल वे में देखेंगे तो यह देखिए, अब जब भी दो ऑपरेटर्स या फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीच में कॉमा देना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स देख रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, डी और ई। डी और ई के बाद हमें क्या करना है, ये इस रिलेशनल ऑपरेटर्स का वर्क देखना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स का वर्क देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे और सबसे पहला जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का ऑपरेटर है विच इज़ इक्वल टू वो हम देखेंगे विच इज़ इक्वलिटी। तो ये क्या करेगा, इक्वलिटी चेक करेगा। इफ़ यहाँ पे मैंने डी इज़ इक्वल टू ई लिया तो यहाँ पे डी इज़ इक्वल टू ई है क्या, मतलब डी की जो वैल्यू है वो ई के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं है। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, फॉल्स आउटपुट देगा। इफ़ अगर डी की वैल्यू ई के इक्वल रहती तो ये हमें क्या करता, हमें ये ट्रू आउटपुट देता। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो भी आउटपुट होगा, जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कोड में यूज़ करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इधर ट्रू और फॉल्स। हमेशा याद रखिए रिलेशनल ऑपरेटर हमें आउटपुट देगी ट्रू और फॉल्स के अंदर। तो मैं और एक रिलेशनल ऑपरेटर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ डी नॉट इक्वल टू ई। तो ये डी इज़ नॉट इक्वल टू 3, डी इज़ नॉट इक्वल टू ई विच इज मीन्स 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3। ये तो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट हुआ ना, तो इसका जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। वैसे ही ये क्या चेक करता है, मतलब हम एक तरह से बोल सकते कि ये जो स्टेटमेंट का ट्रूथनेस है वो चेक करता है, राइट। इज इक्वल टू हो गया या फिर नॉट इक्वल टू हो गया। सपोज हम एक और ऑपरेटर देख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन। अभी डी इज़ ग्रेटर देन ई, ये तो ट्रू है, बराबर है, डी की जो वैल्यू है वो ई से ग्रेटर है, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट देगा। तो चलिए ये हम हमारे टर्मिनल पे देखते हैं कि ये इसका आउटपुट हमें कैसे देता है। यही आउटपुट हमने जो अभी देखा है वही आउटपुट प्रिंट होता है कि नहीं वो देखते हैं। ये देखिए हमारे आउटपुट में हमें फॉल्स ट्रू के अंदर ही वैल्यू मिली। तो इसने क्या किया, चेक किया विथ हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर गिवन वैल्यूज़ है ऑपरेटर्स के मदद से कि ये जो वैल्यू है वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमें ट्रू देगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये हमें फॉल्स आउटपुट दे रहा है जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स और उसके साथ हम देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अभी यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम समझने के लिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं जिससे बाद में हम जब भी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो यूनरी ऑपरेटर्स में कौन से प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसमें पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होता है। अभी प्रीफिक्स में क्या होगा, हम हमारे वेरिएबल के पहले देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हमें प्रीफिक्स बोलेंगे क्योंकि वो वेरिएबल के पहले आ रहा है तो वो गया प्रीफिक्स ऑपरेटर। अगर हमने वेरिएबल के बाद लगाया डबल प्लस प्लस तो वो क्या होगा, पोस्टफिक्स ऑपरेशन होगा। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स के बाद हमारे लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये वाला साइन, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ये। अभी इस लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हमें क्या आउटपुट देता है वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। कौन सा भी वेरिएबल सीखने के लिए हम एक न्यू वेरिएबल ले रहे हैं। हम पहले वाले वेरिएबल पे भी काम कर सकते हैं बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हर ऑपरेटर को समझने के लिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारा काम कर लेना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमें क्या करना है, हम अब यहाँ पे हमारा ई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने। हम अब यहाँ पे और वेरिएबल लेते हैं विच इज़ आई थिंक एफ़। तो एफ़ को मैं वैल्यू असाइन करती हूँ 10। अभी हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स का यूज़ करके हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एफ़ प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पोस्टफिक्स ऑपरेशन लिया। अभी पोस्टफिक्स ऑपरेशन में क्या होगा, एफ प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, 11 मिलेगी क्योंकि ये क्या करेगा, एफ प्लस प्लस का मतलब होता है ये हमें एक वैल्यू इंक्रीज करके देता है। तो एफ प्लस प्लस का आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा, 11 आउटपुट आएगा हमारे पास।
अभी 11 आउटपुट के बाद हमें अभी कौन सा वेरिएबल देखना है, अभी हमें देखना है माइनस माइनस। अभी माइनस माइनस का आउटपुट क्या आएगा, f माइनस माइनस मीन्स 10 माइनस माइनस का एक कम होके आएगा, राइट। तो 10 माइनस माइनस का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। तो यहाँ पे हम वो भी प्रिंट करके देखते हैं, f माइनस माइनस, इसका आउटपुट क्या चाहिए हमें, 9 आना चाहिए। तो चलिए इसको टर्मिनल पे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हमारा डिज़ायर आउटपुट मिल गया है जब हमने प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ किए। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर हमने क्या यूज़ किया, प्लस प्लस एफ एंड माइनस माइनस एफ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस प्लस एफ किया, तो इसका जो ये आउटपुट आया वो 11 आया, और बाद में हमने उसी एफ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसलिए हमें ये आउटपुट में फिर से 10 दे रहा है माइनस माइनस होके। अगर हम पहले माइनस माइनस करते तो ये क्या होता, 10 होता, और बाद में प्लस प्लस करते तो उसका आउटपुट क्या आता, हमें 10 आता। पर यहाँ पे हमने पहले प्लस प्लस किया और बाद में माइनस माइनस किया, इसलिए इसका आउटपुट थोड़ा चेंज होके हमें मिल रहा है यहाँ। तो हमने यूनरी ऑपरेटर तो देख लिया। यूनरी ऑपरेटर के बाद हमें क्या देखना है, लेफ़्ट शिफ्ट। अभी लेफ़्ट शिफ्ट का वर्किंग कैसे होता है, लेफ़्ट शिफ्ट का वर्किंग होता है, ये देखिए हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। सपोज हमने जो ऊपर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल है हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर न्यू वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू वेरिएबल्स प्रेफर करूँगी, जिससे हमको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। नहीं तो क्या होगा कि मैं ऊपर के वेरिएबल है वो डिक्लेयर किए हुए उनको यूज़ करूँगी, फिर हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे इंट लेती हूँ, जी लेती हूँ, 10 लेती हूँ और एच लेती हूँ, उसकी वैल्यू लेती हूँ 2। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट शिफ्ट का वर्किंग देखेंगे, और लेफ़्ट शिफ्ट का वर्किंग के लिए हमें क्या करना है, अभी इसका कैलकुलेशन कैसे होता है लेफ़्ट शिफ्ट में। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है, 10 इंटू 2 एंड रेस टू 2, इसका जो आंसर होगा वो लेफ़्ट शिफ्ट कंटेन करता है। और राइट शिफ्ट में एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, राइट शिफ्ट में क्या होता है, ये जो हमारा इंटू है वहाँ पे डिवीज़न आ जाता है। तो जब भी आप यूज़ कर रहे हो राइट शिफ्ट या लेफ़्ट शिफ्ट, तो ध्यान रखिए जब लेफ़्ट शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कंटेन करता है, मल्टीप्लिकेशन कंटेन करता है, और राइट शिफ्ट जो होता है वो डिवीजन कंटेन करता है। लेफ़्ट शिफ्ट क्या कंटेन करता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट शिफ्ट कंटेन करता है डिवीजन। तो आप जब भी लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज़ कर रहे हो आपके कोड में, तो आपको क्या डिज़ायर आउटपुट में चाहिए उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये विथ यूजिंग दिस 2 एरोज, ये हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है 10 इंटू 2 रेज टू 2 हो गया, या फिर वैल्यू इंटू वैल्यू रेज टू वैल्यू, ये जो कैलकुलेशन है वो बस वो 2 एरोज के साथ हो रहा है। आपको ये अलग से ये जो एक्सप्रेशन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 रेज टू 2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। 4 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 4 एंड 10 इंटू 4, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने जो है वेरिएबल्स ना लेते हुए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ ले ली, तो इसने हमें एरर नहीं दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन सम केसेस आपको अलग से डिक्लेयर करने की वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने देखे 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, राइट। हमने सबसे पहले क्या देखे, अरिथमेटिक देखे, असाइनमेंट देखे, बाद में हमने रिलेशनल देखे, रिलेशनल के बाद हमने देखे यूनरी लेफ़्ट शिफ्ट यूनरी ऑपरेटर्स, बाद में लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखना इजी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्किंग कैसे वो देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्किंग कैसे,
लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और के बाद लॉजिकल नॉट। तो अभी इसका वर्किंग हम फटाफट देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे ऊपर के वेरिएबल ही डिक्लेयर करती हूँ, मतलब ऊपर के वेरिएबल के साथ ही हम काम करेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना है, अब ये कैसे वर्क करता है वो देखना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लूँगी। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, एंड कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। सपोज 10 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड का यूज़ किया। लॉजिकल एंड के बाद में यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 3। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो ही ये हमें आउटपुट देगा ट्रू। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, फॉल्स आउटपुट देगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, 10 इज इक्वल टू 2 है क्या, नहीं। इट मीन्स मैं यहाँ पे g इज इक्वल टू h भी लिख सकती हूँ, या फिर g इज़ ग्रेटर देन h। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए इसका 10 इज इक्वल टू 3 का तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, और 10 इज़ ग्रेटर देन 3 ये वैल्यू ट्रू है पर ये वैल्यू फॉल्स है। तो इसका डिज़ायर आउटपुट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एंड का जो वर्किंग है वो वैसे ही होता है। कैसे, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे तो ये हमें ट्रू देगा आउटपुट में, नहीं तो ये हमें फॉल्स दे देगा, सिंपल। तो ये देखते हैं हम, इसको आउटपुट वैसे आ रहा है। देखिए दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लॉजिकल एंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं और दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। और वैसे ही और कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। अभी मैं ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है मैं क्या करती हूँ, उसको वैसे लेती हूँ, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड की जगह पे और डालेंगे। तो और कैसे होता है, और कैसे वर्क करता है लॉजिकल ऑपरेटर, ईदर वन ऑफ द कंडीशन शुड सेटिस्फाई। मतलब क्या, ये कंडीशन तो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ये कंडीशन तो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट देगा। क्यों, क्योंकि और का वर्किंग वैसे होता है। ये देखिए एंड कैसे वर्क करता है, उसको दोनों कंडीशन चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है एंड की कंडीशन में, पर और की कंडीशन में वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो इनफ होता है। तो बहुत बार आपको कोड में दो कंडीशन होते हैं, उसमें से एक सेटिस्फाई हुई तो भी आपका आगे का कोड रन होना चाहिए, या फिर दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी आगे का रन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमारा ये जो स्टेटमेंट है 10 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे वही वैल्यू इसको पास कर रही हूँ कि 10 इज इक्वल टू 2, नॉट 10 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू वैसे भी फॉल्स है तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट देगा। क्यों देगा, क्योंकि हम इसको वही बता रहे हैं। 10 इज इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है। तो ये हमें वही नॉट लगा के ये जो है वो हमें बताएगा कि हाँ आपकी चीज़ बराबर है कि 10 इज इक्वल टू 2 नहीं है। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, ट्रू आउटपुट देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमें क्या मिला, ट्रू फॉल्स। यहाँ पे भी हमने क्या देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ट्रू फॉल्स में ही आउटपुट मिल रहा है हमें। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर है उनमें हमें डिज़ायर्ड आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिल रहा है। ये दोनों फॉर्म्स में ही लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अभी सबसे जो लास्ट टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स। अभी टर्नरी ऑपरेटर्स जो है वो ज़्यादा करके यूज़ किए जाते हैं एंड हायर कोड्स जो होते हैं, मतलब जो क्रिटिकल कोड होते हैं उसमें टर्नरी ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टर्नरी ऑपरेटर्स हम बाद में भी अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी हम ऑपरेटर्स का कंसेप्ट पढ़ ही रहे हैं तो उसमें मैंने ये जो ऑपरेटर्स है वो भी कवर करने का ये किया। तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं वो सिंपल वे में देखते हैं। अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पे समझे भी नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है,
हम बाद में जब हमारे लूप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें टर्नरी ऑपरेटर्स का वर्किंग अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर्स का वर्किंग करती हूँ। टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स वर्किंग किए जाते हैं क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। अभी ये क्वेश्चन मार्क एंड कोलन का मतलब क्या होता है? ये हमें इसका मतलब होता है इफ़ देन एल्स। मतलब क्या हुआ? अगर मेरा एक्सप्रेशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो अगर ट्रू हुआ तो तुम क्या करो? स्टेटमेंट 1 को रन करो। अगर मेरा एक्सप्रेशन जो है वो अगर फॉल्स हुआ तो आप स्टेटमेंट 2 मतलब स्टेटमेंट 2 रन करो। ऐसा इसका मतलब होता है। टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ? इफ़ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 रन करो। अगर एक्सप्रेशन अगर गलत हुआ तो स्टेटमेंट 2 रन करो। तो हम इसका एक डेमो देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं लेती हूँ इंट my num। अभी ये जो my num है उसको मैं क्या करती हूँ? अभी एक्सप्रेशन क्या है? तो चलिए एक्सप्रेशन देते हैं। सपोज 10 = 2 दिया, तो 10 = 2 है क्या? नहीं है। तो अगर ये सच हुई वैल्यू मीन्स ये ट्रू हुआ स्टेटमेंट 10 = 2, तो ये क्या रन करेगा? तो टर्नरी ऑपरेटर्स में हमें क्या करना है? अगर 10 = 2 हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना है? सक्सेस। और अगर 10 = 2 नहीं है मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये क्या हमें प्रिंट करके देगा? फेलियर। तो हमें ये जो दो सक्सेस और वेरिएबल स्ट्रिंग्स है वो हमें पहले डिक्लेयर कर लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं इंट s एंड इंट f ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे s एल्स हमें क्या मिलेगा? f। आ गया समझ में? अगर 10 = 2 हुआ तो ये हमें s देगा। अगर 10 = 2 नहीं हो तो ये क्या आउटपुट देगा? f देगा। तो ये हमें क्या आउटपुट देना चाहिए? इसमें अभी f आउटपुट देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे कोड में एक छोटा सा एरर आ गया है। तो f वेरिएबल हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है इसलिए ये यहाँ पे f वेरिएबल नहीं ले रहा है। तो सक्सेस फेलियर, तो यहाँ पे हम सिंपली फेल ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। इफ़ अगर हमारे ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हुआ तो ये हमें स्टेटमेंट 1 रन करके देगा। अगर इफ़ ऑपरेशन अगर हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हुआ तो ये हमें क्या करेगा? स्टेटमेंट 2 रन करके देगा। तो सिंपली इफ़ देन एंड एल्स ऐसे ये ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एज सिंटैक्स सजेस्ट हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ लेती हूँ माई सम, और माई सम के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? हमारे जो g एंड h हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे हम उसका ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सपोज मैं यहाँ करती हूँ कि इफ़ अभी एक्सप्रेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसको कि ये एक्सप्रेशन चेक करो, ये एक्सप्रेशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 रन करो। हम उसको बताएंगे कि स्टेटमेंट 1 कौन सा है और स्टेटमेंट 2 कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए कि सपोज हम यहाँ पे देखिए g इज़ ग्रेटर दैन h, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया मतलब g अगर h से ग्रेटर है तो ये हमें स्टेटमेंट 1 रन करके देगा। और अगर g h से बड़ा नहीं होगा तो ये हमें क्या करेगा? स्टेटमेंट 2 रन करके देगा। तो देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स के हिसाब से इसको कैसे लिखना है? स्टेटमेंट 1 क्या होगा हमारा? हम क्या करते हैं? अगर g इज़ ग्रेटर दैन h हुआ तो ये हमें g प्लस h करके देगा। अगर g प्लस h मतलब g इज़ ग्रेटर दैन h होगा तो ये हमें क्या देगा? g प्लस h उसकी एडिशन करके देगा। अगर वो ग्रेटर देन नहीं होगा तो ये हमें उसका हम सब्सट्रैक्शन करके दिया। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन डिक्लेयर की कि भाई तू ये परफॉर्म करके दे। अगर g इज़ ग्रेटर दैन h हुआ तो मुझे उसकी एडिशन दे। अगर g इज़ ग्रेटर दैन h नहीं हुआ
तो ये हमें उससे सब्सट्रैक्शन में प्रिंट करके देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मायसम वाला, तो उसको हमें प्रिंट करना है हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मायसम जो है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया। तो ये हमें आउटपुट में क्या देता है वो देखते हैं। तो ये हमें आउटपुट में क्या आंसर दे रहा है, 12 आंसर दे रहा है ये हमारे आउटपुट में। तो मतलब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू हुई इसलिए हमें g+h की जो वैल्यू है वो उसने प्रिंट करके दी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू h, यहाँ पे g इज़ ग्रेटर देन h तो है पर g इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो यहाँ पे है ये हमें क्या आउटपुट देगा, 8 आउटपुट प्रिंट करके देगा। ग्रेटर देन तो है पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए इसने हमें क्या दिया, फिर से g+h की जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दी इसने हमें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे वर्क हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे रिवर्ट कर दी कंडीशन, सपोज अभी रिवर्ट करने के बाद ये हमें क्या आंसर देगा, 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, g इज़ नॉट लेस देन h, इसलिए ये हमें ये जो हमारा स्टेटमेंट 2 है उसका आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ तक हमने हमारे ऑपरेटर्स देखे, 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, और हमने एक्स्ट्रा के भी ऑपरेटर्स देखे या इस वीडियो में, लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।